हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंग एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट्स डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग के कुछ पॉइंट्स एंड आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग इज पॉइंट नंबर 6, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ओके, डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टिंग जो है वो क्लियर इंफॉर्मेशन या क्लियर इंस्ट्रक्शन कन्वे करता है। अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम इंस्ट्रक्शन किसको प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन कन्वे करता है टू सबऑर्डिनेट्स एंड प्रॉपर फीडबैक ensure that they understood the instruction clearly। अगर हम जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाते हैं वो इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि हमारे एम्प्लॉय को पता नहीं है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हमें कौन सा काम करना है और किस काम के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी एनर्जी को और अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करें, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास सही इंस्ट्रक्शन होगा। अगर हमारे पास सही इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से या सिस्टमैटिक वे में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा इंस्ट्रक्शन जो है या जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है वो ये बताएगा हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काम से या अपने ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन अपने एम्प्लॉयज़ को देना था उसने प्रोवाइड करवा दिया। अब हमें जानना है या एक ऑर्गेनाइजेशन को जानना है कि हमारे द्वारा जो इंफॉर्मेशन या जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया गया है क्या हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे सबऑर्डिनेट्स समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनसे फीडबैक लेते हैं। ओके, हम अपने सबऑर्डिनेट्स का फीडबैक लेते हैं और ये हम तभी जान पाएंगे, तभी हम इंश्योर हो पाएंगे कि हमारे द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराया गया है हमारे एम्प्लॉय समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ओके, हम लोग एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं और उस काम को करने के लिए हम लोग बहुत सारा रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज बनाते हैं और बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्टिव तक रीच करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए हमें सही डायरेक्शन में जाना है। तो सही डायरेक्शन के लिए हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करते हैं। अगर हम उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेंगे तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन क्या है कि हम दूसरे के व्यूज़ को समझते हैं। ओके, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच प्रोवाइड फॉर फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, सजेशन, कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन जो है वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलता है। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो हम अपने व्यू, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपने आइडियाज़, हम अपने सजेशंस केवल अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारे पास जो सजेशन है वो किसी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकता है, वो किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को इन्हांस करने के लिए। हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है और जो हमारा मैनेजर है, अगर उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, अगर वो लोग बात नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर हम चीज़ों को समझाने में और समझने में दोनों ही कंडीशन में हम उतने अच्छे साबित नहीं होंगे। यहाँ बोलता है जो आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है,
तो ये हमें क्या करना है, कन्वे करना है। किसको हम कन्वे करेंगे, हमारे पास जो आइडिया है या जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो आइडिया है वो उस आइडिया को या इंफॉर्मेशन को किसको कन्वे करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वे करेगा। तभी तो एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, देन वी हैव सजेशंस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफ़ेक्टिव या बहुत ही मेहनती एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातों पर सोचते हैं। ओके, या वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है या जो हेड है वो उन एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को सुनता है। वो अगर कोई सजेशन देते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करे, जल्दी ग्रो करे या ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, वो सजेशंस दे सकते हैं। एंड कंप्लेंट्स अगर एम्प्लॉय को है, वर्कर को है, तो वो कैसे बताएगा मैनेजर को या हेड को, तो कम्युनिकेशन के थ्रू बताएगा। ओके, तो अगर हमने अपने एम्प्लॉय के फीडबैक नहीं लिया और फीडबैक अगर हम नहीं ले रहे हैं और उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, देन हाउ वी कैन से कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा जब वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे, उनको जो वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा वो इफ़ेक्टिव होगा या वो बहुत अच्छा होगा या हेल्दी होगा। तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा और साथ में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो एम्प्लॉय को क्या कंप्लेन है ऑर्गेनाइजेशन से, या वो कौन से काम को समझ नहीं पा रहा है और समझ पा रहा है तो कर नहीं पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ हम अगर रिलेट करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तभी हम अपने एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के बारे में सोचेंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्टेंस शायद थोड़ा उसका मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक वही एग्जिस्ट करता है जो ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करता है। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्लस हमारे एम्प्लॉयज़ दोनों ही डेवलप करेंगे। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को नहीं सुन रहे हैं या उनके द्वारा जो कंप्लेन है उस कंप्लेन को नहीं सुन रहे हैं और उसे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ओके, अगर हम कंप्लेन अपने एम्प्लॉयज़ का सुन रहे हैं और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे तो क्या वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन से खुश होगा? नहीं होगा। वो एम्प्लॉय क्या हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक काम करेगा? नहीं करेगा। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉय हैं वो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं मशीन के रिगार्डिंग। हो सकता है मशीन ख़राब हो गया है या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है या उसमें वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है या कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं जो एम्प्लॉय के पर्सनल इश्यूज़ को भी कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे होंगे या उससे रिलेट कर रहे होंगे। तो उस टाइम में अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या उनके बारे में सोचेंगे नहीं तो वो हमारे लिए क्यों काम करेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करता है जब उसके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो खुश होंगे, उनके पर्सनल इंटरेस्ट जब तक पूरा होता रहेगा तब तक वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई ऐसी चीज़ आती है या कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है जो उनके लिए बेनिफिट्स नहीं होगा या उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं देगा तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जहाँ पर फ्री फ्लो हो। अगर हमें अपने हेड से इंटरेक्ट करना है या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है तो हम ईजिली जा कर के बता सकते हैं। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ पार्शियलिटी कर रहा है, ओके, तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मैनेजर तो उनका सुनता ही नहीं है। अगर हम हर एम्प्लॉय को
इम्पोर्टेंस देंगे और हर एम्प्लॉय के प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। केवल हम प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे और अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके इन्हेंसमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हो सकता है कि हमने जितनी चीज़ें सोच रखी हैं वो नहीं हो पाए। ओके, सो ये है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। जो एक मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करे, अच्छे से कम्युनिकेट करे, उनके प्रॉब्लम्स को सुने, उनके कंप्लेंट्स को सुने, उनके द्वारा जो सजेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनके बारे में सुने। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है वो चीज़ों को एब्जॉर्व करता है, वो चीज़ों को देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो कोई निर्णय लेता है, वो अपने एक्सपीरियंस से कोई सजेशन प्रोवाइड करता है। तो वो सजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्टिव लीडरशिप। मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप as it can influence the subordinates positively without causing dissatisfaction among them। अगर हम बात करते हैं कि अच्छा लीडर कौन होता है या किसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडरशिप क्वालिटी क्या है कि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, हम सबके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, या उस प्रॉब्लम के साथ हम खुद को रिलेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम एक अच्छे लीडरशिप को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर जो है उसको उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करे, किसी के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से वो उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप डे बाय डे होगा। ओके, वो चीज़ों को मैनेज करना जानता हो, वो चीज़ों को सही दिशा में या सही डायरेक्शन में लेकर के चलना जानता हो। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ जब एक मैनेजर काम करता है तो वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसकी बातों को सुने और उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट करे। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, इन्फ्लुएंस, उसे इन्फ्लुएंस करना होगा, उसे एक प्रभाव डालना होगा अपने एम्प्लॉयज़ पर। तो प्रभाव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव होगा तभी तो वो एम्प्लॉयज़ का बात मानेंगे। अगर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम उनके प्रॉब्लम्स को सुन करके उसको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो अच्छे लीडर बनने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को सुनना होगा, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो के लिए काम कर रहा है, हमारा एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहा है। जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा और उसी प्रकार उसे भी फायदा होता है। लेकिन अगर केवल हम ये सोच लें कि वो हमारा एम्प्लॉय है, हमें उससे काम लेना है, वो उसको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं, वो पॉजिटिवली कर रहा है या वो नेगेटिव वेव के साथ कर रहा है, लेकिन वो हमारा काम कर रहा है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करता है जब उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पॉजिटिवली कोई काम कर रहे हैं और चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ओके, विदाउट कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग देम। अगर हमारे एम्प्लॉय हमसे नाखुश हैं, वो खुश नहीं हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हैं, तो क्या वो हमारे लिए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो डिससेटिस्फाई कैसे हो सकता है कि हम उन्हें टाइम पर या टाइमली सैलरी हम उन्हें नहीं दे रहे हैं। ओके,
जितना सैलरी का बात हुआ था हम उतना नहीं दे रहे हैं, या जितने टाइम पर हमें उन्हें सैलरी पे करनी चाहिए हम उस टाइम पर उन्हें सैलरी पे नहीं कर रहे, या जिन फैसिलिटीज़ का हमने उनसे वादा किया था हम वो फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे, या जिन भी चीज़ों से हमारा एम्प्लॉय या उसका काम पे प्रभाव हो सकता है, अगर हम वो नेगेटिव तरीके से करने शुरू कर दे तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी डिक्लाइन की ओर चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हमेशा उस वर्किंग कंडीशन में काम करे या उस वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करे जहां वो ओवरऑल डेवलपमेंट देख पाए। ओवरऑल डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का और साथ में एक एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हमने बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दिया है, या उनके डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ कोर्सेज ला दिए हैं, या कुछ कॉन्फ्रेंस करवा दिए हैं, या कुछ लेक्चर उन्हें अटेंड करवा दिया है, या कहीं उनको ट्रेनिंग के लिए हमने भेज दिया है। तो इस तरीके से हम उनके अंदर जो स्किल है उसको डेवलप कर रहे हैं। और अगर एम्प्लॉय नाखुश होगा तो वो बिजनेस के में जो प्रोडक्शन होने वाला जो काम है वो उसमें भी इफेक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय इफेक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करे तो हमें उसे खुश रखना होगा और ये कारण जानना होगा कि वो क्यों डिससेटिस्फाई है या वो नाखुश है, वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है। The next we have is follow through. Point number 8. A manager not only issue order and instruction but also follow up the performance. Okay? जो हमारा मैनेजर है वो केवल ऑर्डर इशू नहीं करता है और इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, वो तो देगा लेकिन ये हमेशा उसी चीज पर जमा नहीं रहेगा। मैनेजर का काम है ऑर्डर देना और इंस्ट्रक्शन देना, लेकिन साथ साथ में वो बहुत सारी चीज़ों को करता है कि उसके द्वारा जो ऑर्डर दिया जा रहा है, उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्या वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। परफॉर्मेंस एम्प्लॉय सो टू इंश्योर दैट वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड एज डिजायर्ड। ओके, तो ये भी देखना होगा जो हमारा एम्प्लॉयज है या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं क्या वो उस ऑर्डर या उस इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो कितना % उन बातों पर अमल कर रहे हैं या उन बातों को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी हमें इंश्योर करना होगा। ओके, ही शुड इंटेलिजेंटली ओवरसीज his subordinates at work and correct them whenever they go wrong. Okay? जो मैनेजर होता है वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या इंटेलिजेंटली वो ओवरसी करता है। ओवरसी कहने का मतलब है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्व करता है, चीज़ों को अज्यूम करता है, चीज़ों को मॉनिटरिंग करता है। ओके, तभी वो चीज़ों को सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट कर पाएगा, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को पूरा करता है और साथ में उसके साथ पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि जो एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है हमारा काम पर हैम्पर होता है या हमारा काम का नुकसान हो जाता है, हमारा जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि मैनेजर टाइम टू टाइम चीज़ों को एब्जॉर्व करता है, उसको एनालाइज करता है और वो लोगों के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करता है। वो इंटेलिजेंटली चीज़ों को ओवरसी करता है और ये देखता है कि कौन सा एम्प्लॉय सही डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा एम्प्लॉय रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो कभी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वो करेक्ट करेगा। ओके, कि आपको जो काम दिया गया है, आपको जो ऑर्डर दिया गया है या आपको जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, आपको तो ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड ही नहीं करवाया गया, देन व्हाई यू आर डूइंग दिस वर्क। तो इन सारी चीज़ों को वो ओवरसी कर सकता है, तभी जाकर के एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। केवल हम ये बोल दे कि टॉप लेवल या मिडिल लेवल के द्वारा जो ऑर्डर्स और जो इंस्ट्रक्शन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अब वो केवल उन्हीं का काम है।
अब मिडिल लेवल इंटरफेयर नहीं करेगा उन कामों में जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर हैं वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पर जाकर के चीज़ों को देखें, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो बहुत सारे इश्यूज़ के साथ काम करते हैं, उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन फिर भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर वो कहीं रॉन्ग होते हैं तो हमें उन्हें बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट कर पाएंगे। नाउ वी हैव एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में हमने 4 एलिमेंट्स यानी 4 एलिमेंट्स पढ़ने हैं। एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे डायरेक्टिंग में? 4। नंबर 1 सुपरविजन, नंबर 2 मोटिवेशन, नंबर 3 लीडरशिप एंड नंबर 4 कम्युनिकेशन। स्टेप बाय स्टेप हम इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सुपरविजन को, ओके, कि सुपरविजन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं, वो जो एफर्ट्स लगाते हैं, ओके, ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर रिसोर्सेज टू एकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। हमारे एम्प्लॉय जो काम करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, जितना एफर्ट्स लगाते हैं और हम जितना रिसोर्सेज लगाते हैं, ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अगर हमारा रिसोर्सेज सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रहा है, सही डायरेक्शन में हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं, तभी तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से सरवाइव करवा पाएंगे, या उसकी का जो कॉस्ट है हम उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। तो कॉस्ट तभी मिनिमाइज होगा जब हमारा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी संभव है जब हम उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करेंगे, ओके। तो सुपरविजन में क्या करना है, एक मैनेजर को या बॉस को ये देखना है और उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉय को कि आपको किस डायरेक्शन में एफर्ट्स करना है या एफर्ट्स लगाना है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस एम्प्लॉयज़ को जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल करवाया गया है उसका यूटिलाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ करे, ओके। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस होते हैं केवल हम उसको ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव के अलावा उस रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कि डिज़ायर जो हमने सोच रखा है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हम उनको सही डायरेक्शन में अगर यूटिलाइज करते हैं और अपना मेहनत हम उसी डायरेक्शन में लगाते हैं तभी हम अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ओवरसीइंग पीपल एट वर्क। अगर हम सुपरविजन की बात करें तो सुपरविजन में जो मैनेजर या जो बॉस है वो क्या करता है, ओवरसी करता है। किनको करेगा, एम्प्लॉयज़ या पीपल को करेगा। कब करेगा, जब वो काम कर रहे होंगे। तो हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जिन्हें हम एम्प्लॉयज़ या वर्कर बोलते हैं या सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं, वो हमारे पर्पस को या हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करते हैं। टाइम टू टाइम या हमेशा हम क्या करते हैं, नज़र से देखते रहते हैं उनको ताकि वो कुछ गलत ना कर दे, रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं कर दे। वो जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं, वो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं कर दे। अगर हम उनको देखेंगे नहीं और तब देखेंगे नहीं तो हम उनके काम को कैसे जज कर पाएंगे, उनके वर्क को हम कैसे जज कर पाएंगे। तो उनके वर्क को हम तभी जज कर पाएंगे जब हम चीज़ों को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, सही तरीके से हम चीज़ों को जज कर रहे होंगे, सही तरीके से हम चीज़ों को देख रहे होंगे।
ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इन्वॉल्व इंस्ट्रक्टिंग, अब्सॉर्बिंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सुपरविजन में देख रहे हैं, ओके, ओवरसी कर रहे हैं। आफ्टर दैट बोलता है कि सुपरविजन में हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, हमारा एम्प्लॉय को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी इंस्ट्रक्शन हमें टाइम टू टाइम उसे देना होगा। अगर हम नहीं देंगे तो वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। देन एब्जॉर्ब, हमने इंस्ट्रक्शन दिया, आफ्टर दैट हम एब्जॉर्ब करेंगे, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। आफ्टर दैट मॉनिटरिंग, हम उसे फिर से मॉनिटरिंग करेंगे, फिर से देखेंगे। देन गाइडिंग एम्प्लॉयज, और अपने एम्प्लॉयज़ को हम टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि वो उस चीज़ को सही तरीके से पूरा कर पाए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज carried at all levels, but more important at lower levels. Therefore, the term supervisor is used at the operative level of management. हमें जो सुपरविजन है या हम जो प्लानिंग करते हैं वो टॉप लेवल पे करते हैं, मिडिल लेवल के द्वारा हम लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सुपरविजन जो है वो बेसिकली कहाँ पर होगा, जहाँ पर लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, दैट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही हमारे लोग हमारे लिए काम करते हैं, जिसे हम ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज़ को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, हम वहाँ पर उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, हम वहाँ पर कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन क्या है या सुपरविजन का इम्पॉर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों सुपरविजन को पढ़ रहे हैं या हम लोग क्यों सुपरविजन को एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, उससे एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होता है, क्या लाभ होता है। नंबर 1 पॉइंट वी हैव इज लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, सुपरविजन जो है वो एक लिंक्ड है बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। सुपरवाइजर एक्सप्लेन मैनेजमेंट पॉलिसीज टू वर्कर। हमारा जो सुपरवाइजर है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करेगा, वो पॉलिसीज एक्सप्लेन करेगा। किसको करेगा, वर्कर्स को करेगा। अब हमने देखा कि सुपरवाइजर है, पॉलिसी है, वर्कर्स है। ओके, लेकिन ये किसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, तो मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो उनको बताता है वर्कर्स को। ओके, सुपरवाइजर है, मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट करवाया गया है। मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाते हैं वो वर्कर्स के रिगार्डिंग होती है, तो वर्कर्स उसको कैसे लागू करते हैं ये हमें देखना है। एंड ब्रिंग वर्कर्स प्रॉब्लम्स टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। सुपरवाइजर जो है वो एक क्या है, एक गैप के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अगर हमें कहीं पर रीच करना है तो हमें अगर यहाँ जाना है, हम यहाँ हैं, तो हम जब तक एक ब्रिज नहीं बनाएंगे तब तक हम वहाँ पर रीच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पर हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो सुपरवाइजर उसको फिल करता है या एक ब्रिज की तरह वो काम करता है। कैसे वो ब्रिज की तरह काम करेगा, जो पॉलिसीज मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं उसको कहाँ तक पहुँचाना है, वर्कर्स तक पहुँचाना है। तो वर्कर्स तक कौन पहुँचाएगा, सुपरवाइजर पहुँचाएगा। तो ये एक ब्रिज का काम करता है। और इसने अगर यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को पहुँचा दिया है, अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ भी कुछ कंफ्यूजन होगा, यहाँ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स होगा, जिसको वो यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा। क्योंकि सुपरवाइजर का काम है चीज़ों को सही ढंग से चलाना और मैनेज करना। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन to make sure that the instruction are communicated to each and every employees. Okay, ये सुपरवाइजर का काम होता है कि जो भी मैनेजमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है वो हर एम्प्लॉइज तक रीच करनी चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा
उसको अपॉइंट किया गया है कि वो इंस्ट्रक्शन को देखे क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, या फॉलो अप किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फैसिलिटीज कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान आउटपुट। It ensure checking on the methods in use and progress of work according to the plan schedule। अगर हम फैसिलिटी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जो हमने प्लान किया है। हम जो प्लानिंग करते हैं हम वही इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तभी जाकर के हमारा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट कर पाएगा और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगा। हम इसे टाइम टू टाइम चेकआउट करते हैं, टाइम टू टाइम इसे देखते हैं क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, या हमारे वर्कर्स उस चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, या इन केस मेथड इन यूज एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। हमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो प्लान है कितना वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना काम हो गया है और कितना काम अभी प्रोग्रेस में है, कितना काम अभी चल रहा है, कितना काम और बचा हुआ है। ये भी हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो सुपरवाइज़र है वो चीज़ों को सही से करवा रहा है। ये तो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट देख ही लेगा, मिडिल लेवल के द्वारा जो इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है क्या वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो आज हमने जो इस वीडियो में बात किया वो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बात किया। उसमें हमने जो पहला पॉइंट है सुपरविजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन के कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए।